नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने शो में टैक्स इट इजी, जहां हर हफ्ते हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपके कठिन सवालों के बहुत सरलता से जवाब देते हैं। इट्स अ प्रिविलेज मिस्टर अमित कुमार गुप्ता जी कि आप हमारे साथ हमारे शो में बने। Amit Kumar Gupta is an income tax expert. He is also an author to many books. इन्होंने बहुत सी किताबें, बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं। इसके अलावा इनका अपना YouTube चैनल है जो कि एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता जी के नाम से है, और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि 400 से अधिक वीडियोस अपलोड की गई हैं इनकम टैक्स संबंधित। साथ ही हमारे साथ देवेंद्र सिंह हैं जो कि एक सीए है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, ये एक ट्रेनर है जीएसटी डिपार्टमेंट को। साथ ही ये बहुत से सीए, बहुत से कॉर्पोरेट्स के साथ एसोसिएटेड है जहां ये उनको ट्रेन करते हैं उनके स्किल सेट्स के साथ। देवेंद्र जी, हमारे बहुत से सवाल आए हैं सेक्शन 73 और 74 के आसपास। सो सेक्शन 73 और 74 आखिर है क्या? Thank you, Jaspreet, for inviting me to this show. This is a privilege for me coming here. Thank you. One more thing which is very relevant, which pertains to section 73 and 74, ये दोनों सेक्शन एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग के सेक्शंस हैं। Okay. और ये दोनों सेक्शंस के अंदर यदि आपकी कोई एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको नोटिस जारी किया जा सकता है। अब एक जो सवाल जो एक कॉमन मैन पूछ सकता है कि एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग क्या होता है। बिल्कुल। एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, जब भी कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई पॉइंट पेंडिंग है, कोई इशू पेंडिंग है जी, तो इन दैट केस एक शोकोज नोटिस जारी किया जाता है। Okay. और ये सेक्शन 73 और 74 दोनों के अंदर जारी किया जा सकता है, और इसका जो फॉर्म है वो DRC 01 है। और 4 ऐसी स्थितियां हैं। Okay. वो हैं जब आपने टैक्स नहीं पे किया, जी, कम पे किया, गलत रिफंड ले लिया डिपार्टमेंट से, या ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। जी। दोनों ही केसेस में आपको नोटिस जारी किया जा सकता है, और दोनों ही सेक्शंस में ये चारों कंडीशन सेम है। Okay. तो फर्क ये है कि सेक्शन 73 में आपसे गलती तो हुई, आपने टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, रिफंड ले लिया जो नहीं बनता था, या ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, बट आप किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है, आपकी गलत इंटेंशन नहीं थी। जी। जब ऐसा नोटिस सेक्शन 73 में इशू किया जाता है तो इट मींस यू आर नॉट ए पार्टी टू द फ्रॉड। बट यदि ऐसा नोटिस सेक्शन 74 के अंदर इशू किया गया है, इट मींस ना सिर्फ आपने कम टैक्स पे किया है, या टैक्स पे किया ही नहीं है, या रिफंड ले लिया है, या ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, बट आपकी इंटेंशन भी गलत थी, यू आर ए पार्टी टू द फ्रॉड। तो काफी ईजी है मेरे ख्याल से कॉमन मैन के लिए समझना, हमारे दर्शकों के लिए समझना कि सेक्शन 74 जो है ये इज मोर स्ट्रिंजेंट देन सेक्शन 73। सो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि जब सेक्शन 73 के अंडर मुझे नोटिस आता है, सो आई एम स्टिल ऑन अ सेफर साइड कंपेयर टू सेक्शन 74, बिकॉज वहां पे इम्प्लीकेशंस आर मोर ऑन टू कि अगर आया है तो आई एम समवेयर इन्वॉल्व्ड ऑन टू दैट, द इम्प्लीकेशन कुड बी हार्डर। ऑफ कोर्स, यदि आप फ्रॉड का हिस्सा है तो ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशंस आर हार्डर एंड दोस शुड बी हार्डर एज वेल। लॉ का अगर यही है कि यदि कोई फ्रॉड का हिस्सा है तो उसके ऊपर इम्प्लीकेशन, उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो हायर साइड पे होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट टैक्स पेयर जिससे मिस्टेक तो हुई है बट उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी। सो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी बताने के लिए कि सेक्शन 73 और 74 में क्या डिफरेंस है। सो इनकी पेनल्टी में कितना फर्क आता है और किस तरह की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि काफ़ी इजी है टू अंडरस्टैंड कि सेक्शन 73 में इम्प्लीकेशंस कम होंगी और सेक्शन 74 में इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होंगी। सेक्शन 73 में जब आपको नोटिस जारी किया जाता है और यदि आपने विद इन 30 डेज टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर दिया तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सेक्शन 74 में यदि आपने 30 दिन में टैक्स जमा किया, टैक्स और इंटरेस्ट जमा किया, तो पेनल्टी सिर्फ 15% है, जबकि सेक्शन 73 में कोई पेनल्टी नहीं है। और जब ये पीरियड बढ़ जाता है तो ऑफ कोर्स सेक्शन 73 में भी पेनल्टी बढ़ती है, बट सेक्शन 74 में जो पेनल्टी का स्केल है वो ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट जब भी नोटिस जारी करता है तो वो कोशिश करते हैं कि असेसी को, रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को सेक्शन 74 के दायरे में ले आए।
और उसको कहते हैं कि आप 15% पेनल्टी जमा करा दो, सब ठीक हो जाएगा और आप फ्यूचर में बच जाओगे। और क्लाइंट अक्सर सेक्शन 74 में पेनल्टी जमा करवा भी आते हैं, जबकि बात ये नहीं है कि 15% बचाने का कोई पॉइंट है। पॉइंट इज दिस कि जब आप 15% जमा करते हो, सेक्शन 74 में जमा करवा के आते हो, तो आप कहीं ना कहीं ये एडमिट कर लेते हो कि मैं फ्रॉड में शामिल हूं, जबकि उन्हें बिल्कुल कभी भी एडमिट नहीं करना चाहिए। यदि वो फ्रॉड में शामिल नहीं है तो ये 15% या डिपार्टमेंट ऑफिशियल की बात पर वो जमा करवाएं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हायर हैं। एक और पॉइंट है जो बहुत टेक्निकल है, जो काफी कम लोगों को मालूम होता है। यदि किसी ने सेक्शन 74 में टैक्स जमा किया, उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलता है। ना सिर्फ पेनल्टी का फर्क है, सेक्शन 73 में विद इन 30 डेज नो पेनल्टी, सेक्शन 74 15% पेनल्टी। पर सेक्शन 74 में यदि आपने जमा करवाया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और आप कहीं ना कहीं इस बात में शामिल हो जाओगे कि आप फ्रॉड का हिस्सा रहे हो, जबकि सेक्शन 73 में मिस्टेक है बट वो बोनाफाइड मिस्टेक है। ये दोनों में फर्क है। अगर देवेंद्र जी एक लेमैन क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूंगी, अगर हम सेक्शन 74 की बात करें, आप हमें कहते हो जसप्रीत आपको मैंने बोला कि ये आपसे गलती हो गई है, आपने 15% टैक्स, तो क्या वो केस वहां पे खत्म हो जाता है या वो मेरे प्रोफाइल में लॉन्ग रन रहेगा और उसका एक इम्पैक्ट रहेगा जो कि रिविजिट किया जा सकता है? क्या उससे मेरी क्रेडिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है एज अ पर्सन? देखिए, जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत जल्दी शायद रेटिंग देने का सिस्टम भी शुरू करने वाला है, तो एक तो रेटिंग भी खराब होगी। सेकंड, क्योंकि आप फ्रॉड का हिस्सा रहे हो सकता है वो आपका केस इकोनॉमिक विंग्स या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी रेफर कर दें, तो वहां पर भी ये लॉस हो सकता है। तो ये बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं जो इसके साथ आपके साथ चल सकते हैं सेक्शन 74 में जमा करवाने के कारण। जी हाँ, और जिस तरह से आपने मेंशन किया कि जीएसटी डिपार्टमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में रेटिंग सिस्टम पे आ जाए, तो ना तो ये सिर्फ फायदेमंद होगा एक आम आदमी के लिए टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने हमें बताया था कि क्रेडिबिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है जसप्रीत अगर जीएसटी नंबर किसी के पास है, और दूसरा सिर्फ एक चीज को खत्म कर देने से कि ठीक है मैंने काम था, उन्होंने बोला जल्दी केस खत्म हो जाएगा, तो ये समझ के आम आदमी उस चीज को ना करे, बिकॉज इस तरह से आप कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप उस ट्रांजैक्शन का पार्ट हो, आपने इंटेंशनली वो फ्रॉड का हिस्सा बन गए। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए देवेंद्र जी। अब मैं रुक करूंगी अमित कुमार गुप्ता जी की तरफ। और अमित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स में जो चीज आती है वो आती है कैश ट्रांजैक्शन की, और हम देख रहे हैं कि मिस्टर मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर डिजिटल इंडिया, और हम देखते हैं बहुत से ट्रांजैक्शन भी डिजिटल मीडिया के थ्रू हो रही हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पे हम कैश ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या तो ऐसी कैश ट्रांजैक्शन में, और हम देखते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। तो जब मैं कैश ट्रांजैक्शन कर रही हूँ किसी भी प्रकार की, चाहे वो छोटे अमाउंट के चाहे बड़े अमाउंट के, तो किस तरह का ध्यान मुझे रखना चाहिए उन कैश ट्रांजैक्शंस को करते समय? थैंक यू जसप्रीत। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे दोबारा इस शो में बुलाया। थैंक यू सर। जसप्रीत जी, जैसे आपने कहा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कैश ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, और ये उनका एक बहुत वेलकम मूव है, क्योंकि जब कैश इकॉनमी के अंदर परकोलेट करता है तो उससे जो जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि वही पैसा जो है वो क्राइम के लिए यूज़ किया जाता है, वही पैसा जो है वो टेररिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, जब से हमारे देश में जो टेररिज्म है वो बहुत कम हुआ है, तो बहुत छोटी छोटी बातों का इम्पैक्ट इतना गया कि जहाँ पहले हम हर 2 या 3 महीने में या 6 महीने में सुनते थे कि हमारे देश में अटैक हुआ, और अब वो नहीं है। तो ये खाली इसी वजह से है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजैक्शंस को रोका है, उसकी वजह से जितने भी जो क्राइम है उसका भी रेट काफ़ी कम हुआ है, और इससे जो इकॉनमी है, इकॉनमी के अंदर भी इतना कोरोना आने के बाद भी देश के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी बढ़ा है। अब हम इसको यदि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ब्रॉडली वैसे इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए जो एक मोटे तौर पे बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यदि आप कोई भी खर्चा
बिजनेस में करते हैं, यदि वो 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो आप उसको कैश में नहीं कर सकते। और यदि आप कोई लोन लेते हैं तो आप किसी लोन को 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं ले सकते। ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं। और एक आदमी जो कि व्यापार नहीं करता, सपोज करो कोई एक सैलरीड आदमी है या कोई वैसे है, तो वो उस केस में 2 लाख रुपए का एक स्लैब रेट है, जहाँ पे वो किसी भी एक सिंगल पर्सन से एक दिन के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकता, या एक सिंगल ट्रांजैक्शन की अवधि में 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि मैं अपना घर बेचता हूँ और घर बेच करके जिसको मैंने बेचा मैं उससे कैश नहीं रिसीव कर सकता। यदि मैं कैश रिसीव करूँगा तो जितना भी मैंने कैश रिसीव किया होगा उतने की पेनल्टी जो है वो मेरे ऊपर लगेगी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ये सारी ट्रांजैक्शंस को कैश को कब करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, ये इसके अंदर मेरा गवर्नमेंट को ये सजेशन है कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया वो अभी काफ़ी प्रॉन है। प्रॉन का मतलब ये है कि जब लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं डिजिटल तो सेफगार्ड नहीं है। लोग जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशंस में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा मोबाइल पे वो पूछता है कि अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ टू टेक योर पिक्चर्स। तो इससे जैसे ही हम उनको अलाउ करते हैं तो उन सारी एप्लीकेशंस को ये अधिकार मिल जाता है कि वो हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स को ले पाते हैं। और जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर इतने सारे हैकर्स होते हैं, वो हमारे पासवर्ड्स को भी हैक कर लेते हैं। और काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे लोगों का लाखों रुपया जो है वो गलत अकाउंट्स में चला गया और इवन वो लोग अपनी कंप्लेंट तक भी दर्ज नहीं कर पाए। जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की कंप्लेंट करते हैं तो जितनी भी कंप्लेंट्स हम करते हैं वहाँ से हमने देखा है कि मेल्स रिवर्ट बैक कर जाती हैं। कहने का मतलब है कि वो इतने पोर्टल उनके फुल हो चुके हैं कि उनके पास मेल जा भी नहीं रही है। तो जो गवर्नमेंट की नीयत बहुत अच्छी है ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को सेफ्टी नहीं है। लोग जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस ट्रांजैक्शंस को लेकर के नहीं है जो होने चाहिए। काफ़ी लोगों का पैसा ऐसा है कि जब लोगों ने अपनी ऑनलाइन पेमेंट की, सपोज़ करो पेटीएम यूज़ किया, तो लोग पेटीएम के अंदर भी पीछे अभी कोई मैं देख रहा था टीवी पे आ रहा था कि लोगों ने पेटीएम को भी एक डुप्लीकेट बनाया हुआ है, पैसा ट्रांसफ़र किसी और अकाउंट में हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके लिए पूरी एक गाइडेंस दी जानी चाहिए लोगों को कि वो कैसे डिजिटल पेमेंट को करें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे यदि किसी के पैसे का नुकसान होता है तो वहां पे जाकर के उसके ग्रीवेंस को सुना जा सके। क्योंकि यदि पहले नुकसान होता था तो कैश किसी का 10,000 रुपये चोरी हुआ, 20,000 रुपये चोरी हुआ, लेकिन आज यदि आपका किसी ने मोबाइल हैक कर लिया या आपका कंप्यूटर हैक कर लिया और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो आपके बैंक में जितना भी फंड है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपको उसका ग्रीवेंस जो है वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता होता कि किसने आपकी साथ चोरी की है या आपके पैसे का मिसयूज़ किया या आपके पैसे को लेके गया है। तो और टैक्सेशन सिस्टम को सशक्त होना चाहिए, इस बात पे आपने हर बार एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि टैक्सेशन सिस्टम की इंटेंशंस बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रोसेस का जो फ्लो है, स्पेशली कस्टमर सर्विस, जो टैक्स पेयर है उसको एक अच्छी सर्विस, एक अच्छी फीलिंग देना बहुत जरूरी है ताकि हम उस पूल को इंक्रीज कर सके। एंड आई स्ट्रांगली अग्री विद यू कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस एक टैक्स पेयर को होना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे प्रोविज़न भी हैं जसप्रीत जी जो एक बिजनेसमैन को अपने डे टू डे बिजनेस करने में काफ़ी दिक्कत आती है। उदाहरण के तौर पे एक प्रोविज़न है कि आप 10,000 रुपये से कि ज़्यादा खर्चा बिजनेस में कैश में नहीं कर सकते। सपोज़ करो कि मैं अपना कंप्यूटर खरीदने जाता हूँ, प्रिंटर खरीदने जाता हूँ और 12,000 रुपये का प्रिंटर है, तो यदि मैं जाता हूँ तो वो मुझे प्रिंटर की तब तक डिलीवरी नहीं देगा जब तक मैं उसे 12,000 रुपये नहीं दूंगा। और यदि मेरे पास ATM कार्ड नहीं है या क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो जब मैं चेक दूंगा तो वो मुझे डिलीवरी नहीं देगा, क्योंकि जब तक उसका चेक कैश नहीं होगा। और मुझे यदि आज ही प्रिंटर चाहिए तो एक बिजनेसमैन के लिए ऐसी सिचुएशन के अंदर समटाइम्स दीज प्रोविजन आर आल्सो ए हर्डल इनटू द बिजनेस। जब तक आप उसको 12,000 रुपये कैश नहीं देंगे वो आपको जो प्रिंटर नहीं देगा, और यदि आपने उसको 12,000 रुपये कैश दे दिया तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट जो है वो आपको पेनलाइज करता है। तो कुछ ऐसे सेफगार्ड्स भी आने चाहिए, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी आने चाहिए जहाँ पे ये 10,000 रुपये की लिमिट एक बहुत छोटी लिमिट है,
जो कि वास्तव में बिजनेस को करने के लिए, सपोज करो हम कहीं ट्रैवल, मैंने किसी एम्प्लॉय को भेजा और वो बाहर किसी होटल में जाता है और वहाँ पेमेंट करता है, तो होटल का बिल यदि 14,000 रुपये का है तो वो चेक तो नहीं लेके जाएगा। और वो बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं लोगों के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है जो लोग उनको यूज़ कर पाएँ। तो थोड़ा सा लोगों को गेस्टेशन पीरियड देना चाहिए। इसको हम यदि बहुत ज़्यादा चेंजेस को तेज़ी से कर देंगे तो लोग उनको अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 10,000 और 12,000 या 10,000 और 14,000, और आज की डेट में 10,000 की अगर हम परचेजिंग पावर देखें तो खर्चा 10,000 बहुत आम बात है। तो ये कैप या तो बढ़ाई जाए या फिर इसको जैसे कि आपने बोला कुछ एक्सेप्शंस देनी बहुत जरूरी है। सो समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम एक कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाएंगे। हम अपने दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि एपिसोड के दौरान हम उन सवालों के जवाब दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके शो में टैक्स इट इजी, जहां हमारे एक्सपर्ट्स बड़े सरल जवाब देते हैं आपके संगीन टैक्स रिलेटेड सवालों का। अमित जी, हमारी बात हो रही थी कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है, किसी ने एक प्रॉपर्टी बेची है और उन्होंने कैश ट्रांजैक्शन ले लिया। इसमें ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला तो मैंने ले ली, मेरी पेनल्टी क्या होगी। दूसरा ये है कि उस पेनल्टी से मैं बच कैसे सकता हूँ। अब ले लिए, मैंने गलती से लिए, जानबूझ के लिए, बट मैंने ले लिए। अब मैं उस मिस्टेक को करेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं उस पेनल्टी से कैसे बच सकता हूँ। और तीसरा जो सवाल होगा वो ये कि सरकार को आखिर पता कैसे चलता है कि मैंने कैश ले लिया है। आप अगर मेरे को, हमें, हमारे दर्शकों को और हमें बता सकें कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। जसप्रीत, इसमें जो लॉ का प्रोविज़न है वो ये है कि यदि कोई आदमी कैश रिसीव कर लेता है जो लिमिट से एक्सीड करता है, तो उस केस में जितना भी उसने कैश रिसीव किया है उतनी उसके ऊपर पेनल्टी है। यदि उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची और उसमें उसने 2 लाख रुपए का कैश रिसीव किया तो सेक्शन 271D के अंदर उसके ऊपर जितना कैश रिसीव किया उतनी ही उसके ऊपर पेनल्टी है। तो आपका कहने का मतलब है 100% बनती है। जसप्रीत, जो आपने क्वेश्चन पूछा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर ये है कि जब कभी किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेची और उसके बाद यदि उसको जो भी उसने कैश रिसीव किया तो जितना अमाउंट उसने कैश रिसीव किया है उतना का उतना अमाउंट जो है उसके ऊपर डिपार्टमेंट पेनल्टी लगा सकता है। वो 100% पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। 100% पेनल्टी इज 1, और आप ये भी कह रहे हैं कि उसकी टैक्स लायबिलिटी जो बनेगी वो अलग से बनेगी। वो तो बनेगी क्योंकि जो कैश ट्रांजैक्शंस को डिमोरलाइज करने के लिए प्रोविजन है कि जितना उसने कैश रिसीव किया है उतनी उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब जो इसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि यदि किसी को पेनल्टी का नोटिस आ जाता है तो वो उस पेनल्टी से कैसे बच सकता है, तो इसके अंदर यदि जिसने कैश रिसीव किया है
यदि वो एक ऐसी परिस्थिति बताने की उसमें है कि वो ये कह सकता है कि जी एक रीज़नेबल कॉस्ट था, मेरे पास उस दिन मुझे जो भी मैंने कैश रिसीव किया था मैंने उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, क्योंकि ये जो प्रोविज़न था ये इसलिए लाया गया था कि इकॉनमी में ब्लैक मनी को रोकने के लिए। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है, सपोज करो किसी ने कैश इस डेट पे रिसीव किया कि उसकी मदर हॉस्पिटलाइज थी और उसको कैश चाहिए था और इसलिए उसने जो है ये कैश रिसीव कर लिया, तो ऐसे केसेस के अंदर, एक्सेप्शनल केसेस के अंदर वो अपना एक केस बना सकता है अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करते हुए कि एक मेरे पास रीजनेबल कॉस्ट था कैश रिसीव करने के लिए, या जिस दिन उसको कैश रिसीव हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि उसने सेम डे यदि बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो इट इज़ एज इक्विवेलेंट एज रिसीविंग द पेमेंट इन चेक। थैंक यू सो मच हमें ये बताने के लिए। कैश ट्रांजैक्शन सरकार की तरफ से बहुत इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता और बहुत स्ट्रिक्ट संगीन लॉज हैं, हमारे पेनल्टीज हैं इसके अगेंस्ट। सो कोशिश कीजिए कि आप कैश ट्रांजैक्शन जितनी कम कर सके, या जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया उस हिसाब से करें, या अपने टैक्स कंसल्टेंट को कंसल्ट करें बिफोर गोइंग अहेड टू अ कैश ट्रांजैक्शन। सो रुक करते हैं देवेंद्र जी आपकी तरफ एक बार फिर, और हम बात कर रहे थे सेक्शन 73 एंड 74 के बारे में, जहां पे आपने बोला कि 74 एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शन है। तो मान लो किसी को नोटिस आता है इसके अंडर सेक्शन 73 या 74 के अंदर, सो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि नॉर्मली नोटिस आते हैं तो घबराहट का माहौल, परेशानी का माहौल हो जाता है। देखिए, जब भी किसी को सेक्शन ये 73 या 74 का नोटिस आए, सबसे पहले उसको ये नोटिस में देखना चाहिए कि उसके ऊपर चार्ज क्या लगा है, क्योंकि 4 ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर 73 या 74 का नोटिस जारी किया जा सकता है। जब उसने टैक्स पे नहीं किया, टैक्स कम पे किया, गलत रिफंड ले लिया जो कि बनता नहीं था, या ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल और यूटिलाइज कर दिया। सबसे पहले तो वो टिकिंग देखे कि चारों में से कौन सी स्थिति है। यदि चारों में से किसी भी स्थिति पर टिक नहीं किया गया या बताया नहीं गया तो नोटिस को ही चैलेंज कर देना चाहिए कि नोटिस वैलिड नहीं है। बहुत ज्यादा हाई कोर्ट की जजमेंट है जो क्लाइंट के फेवर में दी गई हैं। सेकंड, जब टैक्स और इंटरेस्ट या पेनल्टी उसके ऊपर लग रही हो तो उसको ये देखना चाहिए कि उसको सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 के अंदर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें ऑर्डर्स क्वैश कर दिए गए जहां पर उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं प्रोवाइड की गई जब उसके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन लिया जा रहा था। तो इन चीजों का जरूर एक एसएससी को, एक रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन को ध्यान रखना चाहिए। और आप भी आपकी कॉन्वर्सेशंस में जब भी नोटिस की बात होती है, समन की बात होती है, इन बारों में, इन विषयों में जब भी हम बात करते हैं तो 2 चीजें आपकी कॉन्वर्सेशन से जरूर निकल के आती हैं कि एक धैर्य रखें और डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ें कि आप पे रिप्लाई करें, जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसको समय पर प्रोवाइड करवाएं, डिपार्टमेंट को असिस्ट करें, कोऑपरेट करें। हमारा अगला सवाल है मयंक गुप्ता, शास्त्री नगर दिल्ली से हमें लिख रहे हैं। वो ये हमें कहते हैं कि उनके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लग गई है और अब उनके पास पैसे नहीं है वो लायबिलिटी मीट करने के लिए। इस सिचुएशन में एक टैक्स पेयर के पास क्या सुनवाई का ऑप्शन है, क्या ऑप्शंस है उसके पास? देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है जीएसटी में, सेक्शन 80 जिसके अंदर यदि किसी एसएससी के पास पैसे नहीं है तो वो अप्रोच कर सकता है कंसर्न कमिश्नर के पास और रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इंस्टॉलमेंट में इस टैक्स इंटरेस्ट वगैरह को देने का मौका दिया जाए। और यदि कमिश्नर साहब को लगेगा कि उसको मौका देना चाहिए तो वो 24 इंस्टॉलमेंट में भी पैसे ले सकते हैं। पर इस बात का मयंक जी को ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो इस 24 इंस्टॉलमेंट में से किसी इंस्टॉलमेंट में भी पैसे नहीं देते हैं तो उसी वक्त उनके पास ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी विड्रॉ मान ली जाएगी। उनके पास ये जो इंस्टॉलमेंट का जो स्कीम उनके लिए अप्रूव की गई है वो स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी और उनका सारा पैसा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सेम डे ड्यू हो जाएगा। तो मयंक जी, आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज ले सकते हैं और आप 24 महीने की भी ऑप्शन को अप्रोच कर सकते हैं बाय अप्रोचिंग द कंसर्न ऑफिस, कंसर्न कमिश्नर। मयंक गुप्ता जी, आपके पास हमारे सुझाव है कि आप एक इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को मीट करने के लिए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी देवेंद्र जी आपका और अमित कुमार गुप्ता जी आपका। आई होप हमने आपके सभी सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो विद अस एंड
अगले हफ्ते एक बार फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक योर टैक्स इजी विद टैक्स इट इजी। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बंसल, एमिगोज अलायंस से आपका अपना ट्रैवल पार्टनर। इस हफ्ते हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक अच्छा हनीमून पैकेज प्लान कर सकते हैं या कोई लग्जरी हॉलिडे पैकेज प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनीमून पैकेज की। हनीमून पैकेज के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है, लोगों का जो सवाल पूछते हैं वो ये होता है कि हम कौन सा डेस्टिनेशन चूज़ करें और किस टाइप के होटल वहाँ पे बुक करें। तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप हनीमून पैकेज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसे डेस्टिनेशन चूज़ करिए जहाँ पे लिमिटेड आइटनरी हो, साइट सीइंग वो बहुत कम हो, साइट सीइंग के साथ आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपके लिए रिलैक्सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले ताकि रिलैक्सेशन के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। अब यही चीज़ अगर आप जब होटल के लिए बुक करने जाते हैं तो हनीमून में आप होटल ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों, एक्टिविटीज़ हों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें और आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े। जैसे अभी कोविड में हमारे पास बहुत बड़ी दिक्कत थी कि कहीं जगह ट्रैवल नहीं हो सकता था, कहीं लोग बाहर नहीं जा सकते, सभी को सिक्योरिटी का इशू था। तो हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ दी जहाँ पे उनका प्राइवेट स्विमिंग पूल था रूम के साथ, जैसे प्लंज पूल रूम होता है, और उसके अंदर लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत अच्छे फीडबैक्स आए। इस टाइप के आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकें, बजाय कि बाहर की भीड़ की टेंशन लेने के या बाहर साइट सीइंग का प्लान करने के लिए। दूसरा हम बात करते हैं लग्जरी हॉलीडेज़ की। लग्जरी हॉलीडेज़ के लिए देखिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना पैसा चाहे स्पेंड कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ लोगों में सबसे पहले माइंडसेट आता है कि लग्जरी हॉलीडेज़ मतलब फॉरेन डेस्टिनेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉरेन डेस्टिनेशंस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर इंडिया हमारी पूरी दुनिया में मशहूर है बेस्ट हॉस्पिटैलिटी के लिए। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो एक्टिविटीज़, जो प्रॉपर्टीज़ और जो खातिरदारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इंडिया में, वो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं पे भी अपने एरिया के आसपास जाएँ, बहुत अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ यूज़ कीजिए, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक कीजिए, उन एक्टिविटीज़ के साथ में प्लान कीजिए। हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, हाई एंड क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हर वीकेंड अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा 5 स्टार होटल बुक करते हैं, शहर से पास ही हो, ताकि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल में टाइम स्पेंड ना करना पड़े, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ खेलें और एंजॉय कर सके, रिलैक्स कर सकें। इसी टाइप से अगर आप चाहें, जिम कॉर्बेट के अंदर आप देखें अच्छी प्रॉपर्टीज़, लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ आपको राजस्थान में बहुत मिल जाएंगी। नीमराना फोर्ट आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। ट्री हाउस रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्राइवेट पूल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आपको कश्मीर के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, हिमाचल के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी, केरला में, मुन्नार में आपको बहुत अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टीज़, जहाँ आपको सिर्फ होटल के अंदर ही, होटल के एरिया के अंदर ही वाटरफॉल भी है, उसी के अंदर पूरे गार्डन्स हैं, उसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हैं, और वो जो लग्जरी है वो आपको सारी दुनिया से परे है। तो आज ही कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए एमिगोज अलायंस को प्लान करने के लिए अपना अगला हनीमून डेस्टिनेशन या लग्जरी हॉलिडे। धन्यवाद। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना?
बिल्कुल नहीं, कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही।